नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रुक्मणी विज्ञान। फिजिक्स में बात करें, क्लास नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक आपको पता है, ये जो बुक है ये चैप्टर वाइज दिया गया है और हर चैप्टर में जो भी हम कर रहे हैं क्लास, पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। हर क्लास में, हर वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करते चल रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे ध्वनि तरंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड वेव्स के। लगभग 70 क्वेश्चन दिए गए इस बुक में और 70 के 70 इसी क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी क्लास में हम करने वाले हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए इस क्लास का टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अन अकेडमी की तरफ से रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और प्लस क्लास का एक अलग ही अंदाज है, अलग ही मजा है देखने का। ठीक, 25 तारीख से कुछ नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। सीजीएल सीएचएसएल 2021-22 के लिए टीम फोनिक्स बैच है। ध्यान रखिएगा, जो भी कोर्स आप एनरोल करेंगे 1 ईयर के लिए ही होगा ड्यूरेशन, अगर जब 1 ईयर का लेते हैं तो। ठीक, यहाँ पे बात करें सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ। सीजीएल सफल सीएचएसएल एग्जाम के लिए 25 अगस्त से एक बैच स्टार्ट हो रहा। देखो, फुल ईयर ड्यूरेशन रहने वाला है कोई भी बैच पूरा कंप्लीट होने में। ठीक, सीजीएल मेंस के लिए भी यहाँ पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। इसके अलावा एमटीएस एग्जाम के लिए, स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी, जिसकी 25,000 वैकेंसी आपके सामने है। 31 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जिन लोगों ने भरा जल्दी से भर लो, इसके लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखना, गुरु टिप्स, आपको ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे नहीं करनी है, ये कोड लगाते ही आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा। चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, ध्वनि तरंग, यानी कि साउंड वेव्स के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। टोटल 70 क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? कि क्या होगा आंसर यहाँ पे? प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न है क्योंकि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रकाश अयांत्रिक है एवं अनुप्रस्थ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक होती है और अनुदैर्ध्य होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। रात्रियों में रेडियो रिसेप्शन, रेडियो अगर जो आप सुनते हो तो देखते होंगे रात्रि में हमें सिग्नल भी क्लियर पकड़ते हैं और साफ सुनाई देता है। इसका आंसर क्या होगा? रेडियो रिसेप्शन जो होता है, अभिग्रहण होता है, उसमें सुधार क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है और रात्रि में ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता की बात करें, तारत्व को बोलते हैं पिच, तीक्ष्णता की बात करें श्रिलनेस बोलते हैं। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का तारत्व या पिच या तीक्ष्णता ये डिपेंड करती है आवृत्ति पर। आवृत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आवृत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तारत्व की बात करें, तारत्व ध्वनि का वाला लक्षण होता है, इसके कारण ध्वनि हमारी पतली या मोटी सुनाई देती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? क्यों तीक्ष्ण होती है भाई? तो ध्यान रखिएगा, उनकी उच्च आवृत्ति। ठीक, उच्च आवृत्ति के कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्वर जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, यानी कि पतली होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण जो होता है वो आयाम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, आयाम से हम करते हैं ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, वायु से होता है, जल में होता है या इस्पात में होता है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि के अधिकतम वेग की बात करें इस्पात में होता है, स्टील में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, इस्पात में होता है। चलिए ठोसों में होता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होती है भाई? ध्वनि उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या है? मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या से क्या निर्धारित करते हैं भाई? मैक संख्या से हम वायुयान का वेग निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मैक संख्या से वायुयान का वेग निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करती? इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करती? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग जो होती है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये तीनों गुण का प्रदर्शन करती है, लेकिन ध्रुवण का प्रदर्शन नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक,
ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कितना न्यूनतम अंतराल हो। तो प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको। इको हमें कब सुनाई पड़ती है, यानी कि हमें प्रतिध्वनि, हमने कोई चीज़ बोला, हमें रिपीट होकर कब सुनाई पड़ती है, जब स्रोत और परावर्तक, जो भी ध्वनि स्रोत होती है और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी हो 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकता है। क्यों अंधकार में उड़ सकता है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा, वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन करते हैं। इस कारण से चमगादड़ रात्रि में भी उड़ सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है। तो सायरन के सामान्य तरल की सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारतम्य तो क्या होगा? ठीक है, सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक, यानी कि ये व्यक्ति, इससे गाड़ी दूर जा रही है, तो क्या होगा भाई? इसका जो उसकी जो सापेक्षता, उसकी क्या क्वेश्चन है भाई? प्रेक्षक से दूर जा रही है तो सायरन के तारत्व या तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। दूर जा रही है ना, इसलिए कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। 13 की बात करें, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सोनार का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है भाई? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ती जबकि, कब नहीं सुनाई पड़ती भाई? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ती जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक और स्रोत सीधे रेखा के लंबवत गमन करता हो। ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व श्रोता की सीधी रेखा के लंबवत गमन करता हो, तब ध्वनि का डॉपलर प्रभाव उस पर लागू नहीं होता, उस समय सुनाई नहीं पड़ती। 15 की बात करें, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके क्या होगा भाई? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारत्व से होता है। किससे? तारत्व से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पिच से होता है। 16 की बात करें, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी की बात करें, ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित था। 17 की बात करें, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई पड़ेगी? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नहीं सुनाई पड़ेगी क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर निर्वात है, वैक्यूम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है, बताइए। असत्य को चुनना है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है, ये तो सही है भाई। केल्विन तापक्रम, ये भी सही है। बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, नहीं भाई नहीं। बेल वातावरणीय दबाव की मापन की इकाई नहीं है। बाकी ओम प्रतिरोध का ये भी सही भाई। 3 सही है तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चले। बेल किसका यूनिट होता है? बेल ध्यान रखिएगा ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक, ना कि वातावरणीय दबाव का। ठीक, चलिए क्वेश्चन 19 की बात करें, ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे ध्यान रखिएगा एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक की बात करें किसमें होता है भाई? ये होता है ठोस धातु में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस धातु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो यह परिघटना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, जब कोई तरंग एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो यह परिवहन करती, क्या परिवहन करती भाई? यह परिवहन करती ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब कोई ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान से जाती है ये ऊर्जा का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर बी। 22 की बात करें, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं इसके तीव्रता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी तीव्रता के द्वारा। ठीक, 23 की बात करें, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या हो? प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। क्या? क्षेत्रफल अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 24 की बात करें, ध्वनि में वायु का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्यान रखिएगा ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई? तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तरंग दैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक। 26 की बात करें, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा, ध्वनि की इकाई जो होती है डेसिबल में मापी जाती है, वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए 95 इसका राइट आंसर होगा। 95 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति ध्वनि को सुन नहीं सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप क्या देगी भाई? एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप क्या देगी भाई? सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सभी विषम हार्मोनिक्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? तो इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग हम करते हैं, सोनार जो यंत्र होता है वो इको साउंडिंग पर आधारित होता है, सागर की गहराई को मापने में भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, 29 क्या है भाई? ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है? ध्वनि के शोरगुल, ध्वनि को मापते हैं किसमें? डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती है, इसका कारण क्या होगा? रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण होगा भाई? तो इसका कारण होगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन 31 की बात करें, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है या किस परिघटना के कारण होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, आवृत्ति यानी कि आवृत्ति कितने क्या होती है भाई? एन। आवृत्ति कितना? 120 हर्ट्ज है। ठीक। आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। ठीक, हर्ट्ज है। और क्या दिया है? तरंग की चाल। तरंग की चाल कितना दिया है? तरंग की चाल कितना दिया है आपका? 480 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक। तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लेमडा। v बराबर एन लेमडा होता है। ठीक। लेमडा आपको निकालना है तो क्या होगा? v बाई एन। तो v बाई एन हो जाएगा। v कितना है भाई? 480। एन कितना है भाई? आपका 120। काट दो भाई, 12 चौके 48, 4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को कहा जाता है, ये कहा जाता है पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। जब मैक संख्या 4 हो तो इसको बोला जाता है पराध्वनिक। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छर का भिनभिनाना। इसका आंसर क्या होगा भाई? किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? ध्यान रखिएगा, मच्छर का भिनभिनाना का तारत्व अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। इस कारण से इनकी ध्वनि तीक्ष्ण होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में कौन सा अपरिवर्तित रहता है? जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठ भाग से अपरिवर्तित होती है तो इनमें कौन सा भाग अपरिवर्तित रहता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इनमें आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या होगा? ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब होगा आर्द्रता उच्च होगा। आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी, तब हवा में तेजी से गति करेगी। 37 की बात करें, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य यानी कि ऑडिबल, जो मनुष्य सुन सकता है, उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। ठीक। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ठीक। जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों की बात करें जो मैंने बताया अल्ट्रासोनिक, इनका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में, दूध से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, ट्यूमर का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में आदि में उपयोग किया जाता है। ठीक। 38 की बात करें, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित में से किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होगा? तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा रिपीट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। 39 की बात करें, अपश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? अपश्रव्य ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है, किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, कुत्तों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कुत्तों द्वारा। क्वेश्चन नंबर बात करें, इंफ्रासोनिक इंग्लिश में बोलते हैं, तुल्यकाली मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्पर का प्रयोग किया जाता है? तुल्यकाली मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्पर का प्रयोग करते हैं भाई? दोहन की रोकथाम के लिए। किसके? दोहन, ये दोलन नहीं होगा, दोहन की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 41 क्या है भाई? तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? जो तरंगे धातुओं में संचरित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ।
क्या हो जाएगा? जो तरंगे धातुओं में संचरित होती हैं उन्हें अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दोनों तरंगे आपकी धातुओं में संचरित होती हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ठीक, 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल, तो वायुयान की चाल हो जाएगी मैक संख्या गुणे ध्वनि का वेग, तो 2 गुणे 332 बराबर हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, 43 की बात करें। चमगादड़ रात में अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं अवमाप को पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव होता है? तो ये आप सबको पता होगा, ये किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव होता है? ये होता है पराश्रव्य तरंगे जो चमगादड़ उत्सर्जित करते हैं उनके द्वारा। ठीक, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति की बात करें 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 44 की बात करें। चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होते हैं? तो जो भी स्टेथोस्कोप चिकित्सक प्रयोग करते हैं वो किस परिघटना पर आधारित होते हैं? ध्वनि के बहुपरावर्तन, ध्वनि के बहुपरावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, क्या आंसर होगा भाई? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती है ना वो अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी। 46 की बात करें। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? श्रवण योग्य, सुनने योग्य ध्वनि का स्तर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 0.002 म्यू बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट। निम्न में कौन पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमने बार बार देखा, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना होता है? दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर क्या होता है भाई? तो लगभग होता है 75 डेसिबल के आसपास। औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। 49 की बात करें। पराध्वनिक विमान कौन से नामक प्रघाती तरंग पैदा करती हैं? तो पराध्वनिक विमान की बात करें, आपका ध्वनि बूम पैदा करती है, ध्वनि बूम नामक पराध्वनिक तरंग पैदा करती हैं। ठीक, ध्वनि बूम, ध्यान रखिए। आगे चले। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्यों के द्वारा WHO द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना निर्धारित किया है? 45 डेसिबल। चूंकि ऑप्शन में 45 नहीं है तो हम 60 मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 51 की बात करें। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा किस में करते हैं भाई? सोनोग्राफी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 52 की बात करें। अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास की बात करें, ये कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से नीचे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 किलो हर्ट्ज से नीचे या 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं। ठीक, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी बात हो रही है। 53 की बात करें। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं? टेप रिकॉर्डर जो होते हैं वो ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 54 की बात करें। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट की बात करें, ये होती है डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करें। अप्रगामी तरंग किससे बनती है? तो अप्रगामी तरंग की बात करें, ये विपरीत दिशा में चालित समान आवृत्तियों की दो तरंगों से बनती है अप्रगामी तरंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 56 की बात करें। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा यह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह घट जाएगा। 57 की बात करें। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात हो रही है, ठीक, एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण स्तर को मध्यम माना जाता है। ठीक है, तो 151 के 200 के बीच हो तो मध्यम माना जाता है। ठीक, 0 से 50 के बीच हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक, और 51 से 100 के बीच में तो मतलब संतोषजनक माना जाता है। और 101 से 200 के बीच हो तो थोड़ा सा प्रदूषित माना जाता है। 201 से 300 खराब माना जाता है। और 301 से 400 के बीच में बहुत खराब, और 401 से ऊपर हो तो बहुत गंभीर माना जाता है। ठीक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 58 की बात करें। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से क्या आंसर हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का शोर जो होता है कान में दर्द एवं क्षति का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? शाफ्ट कैसे घूमती है भाई? ऐसे घूमती है। ठीक, इसकी आवर्त गति नापने के लिए क्या निर्धारित करेंगे? टैकोमीटर। ठीक,
ध्यान रखिएगा, क्रोनोमीटर से जलयानों का सही समय क्या नापते हैं? जलयानों का सही समय मापा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं भाई? बस ट्रक जो भी होते हैं उसकी गति मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की शक्ति मापते हैं। ठीक, 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 61 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे। असत्य की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो होती है ना, वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। दाब तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिकी होती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय नहीं है तो कैसी है आपसे पूछा जाए? यांत्रिक है। ठीक, यांत्रिक है। ठीक, चलिए 62 की बात करें, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्सरे। एक्सरे यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक्सरे की खोज किसने की थी भाई? रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन। 63 की बात करें, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगे खाली स्थान पर वैक्यूम में यात्रा ट्रेवल नहीं कर सकती। 64 की बात करें, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल जो होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 65 की बात करें, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, कितनी होगी भाई? तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ध्वनि की गति जो होगी वो होगी 331 मीटर पर सेकंड लगभग, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, टोन। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, वायु में ध्वनि के संचरण की घटना क्या होती है? तो वायु में ध्वनि के संचरण की घटना जो होती है वो रुद्धोष्म प्रक्रम पर होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 68 की बात करें, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच की बात करें, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, ध्वनि तरंगे स्थानांतरित करती हैं। ध्वनि तरंगे की बात करें, स्थानांतरित करती हैं तो ऊर्जा और संवेग दोनों को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का। 70 की बात करें, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल के पर बनने वाली लहरें किस प्रकार की होती हैं? किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये था आज की क्लास के 70 क्वेश्चन। अब देखो, अब आप कहोगे सर नेक्स्ट टॉपिक क्या कराओगे? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे ना, वो थर्मोमिति या तापमिति, तापीय प्रसार या कैलोरीमिति, इनके इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो हम कल करेंगे, ज़्यादा गैप नहीं होगा, अब ये जल्दी से आपका खत्म कर देंगे इस महीने के अंत तक। चलिए क्लास को लाइक करिए और मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।